कुछ लोगों को जुड़ने देते हैं। थोड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग 2 से 4 मिनट, क्योंकि थोड़ा हम डिले हैं आज 15 मिनट। कुछ स्पेशल काम में लगे हुए थे जिसके कारण आप सभी के लिए 15 मिनट आई थिंक डिले हम लोग। तो जो दूर हट गए हैं वो कृपया जुड़ जाए फिर से। चलिए ठीक है, बाकी बाद में जुड़ेंगे। आप सभी का जेट पेपर 1 के इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है हम लोग अभी पेपर 1 पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में आपको पता है यूनिट 10 है टोटल, और यहाँ पर हम लोग यूनिट 9 से स्टार्ट किए हैं। इसके पीछे मैं बार बार रीजन देता हूँ। यूनिट 9 सबसे बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा आते हैं। 5 वैसे एवरेज क्वेश्चन का है सभी यूनिट से, लेकिन यहाँ हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन आपको यूनिट 9 से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा बनता है। तो इसीलिए ये आपके लिए यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम लोग देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो है आपका एक एक्ट है जिसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और यह एक्ट भारत का सबसे बड़ा एक्ट है पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं ना, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजंस रहा है इसको लाने का, उसका बेस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको पता है दुनिया में फर्स्ट टाइम पर्यावरण को लेकर एक सम्मेलन हुआ था। इसके पहले पर्यावरण को लेकर किसी को चिंता नहीं थी। पर्यावरण भी कोई मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं था, ठीक है। उस समय हमारा कह सकते अर्थ इतना प्योर था, एनवायरनमेंट इतना प्योर था ना, हमारा एयर इतना प्योर था, वाटर इतना प्योर था, इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी। लोग सोचते भी नहीं कभी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉल्यूशन के बारे में लोग सोचते नहीं थे। फर्स्ट टाइम पॉल्यूशन के बारे में अवेयर हुए और पहला एक सम्मेलन हुआ था जिसको मैंने पढ़ाया था आपको शायद 2 दिन पहले एक क्लास में। स्टॉकहोम सम्मेलन का आपने नाम सुना होगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन का ही एक उपज है, उसी का एक साइड इफेक्ट है। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ना, वो आप ये देखिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मैंने कहा था बेस पड़ा था, वो स्टॉकहोम सम्मेलन का हमने वहां पर जिक्र किया था। जो सतत विकास की अवधारणा आई है उसमें स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में हमने पढ़ा था। तो यही बेस है हमारे इस एक्ट को लाने का। तो ये एक्ट कब बना था, इंटरनेशनल एक्ट है ये, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल सम्मेलन है। शायद हमने एक्ट कर दिया, नहीं, ये आपका सम्मेलन था। ये पहला इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था पर्यावरण को लेकर। और ये कहां हुआ था, ये आपका हुआ था स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम कहां है भाई, ये स्वीडन में है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में हुआ था ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। डेट देखिए 16 मई 1972 में। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन के बाद सभी देशों को अपने यहां इस प्रकार की चीजें कानून बनाने थे जिसके माध्यम से वो पर्यावरण को संरक्षित रख सके, पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी को अडॉप्ट किया भारत सरकार ने। और इसके पीछे भी रीजंस थे। भारत सरकार ने वैसे तुरंत अडॉप्ट नहीं किया, भारत सरकार को तत्काल एक विपत्ति आ गई थी। और वो कौन सा विपत्ति था जिसके कारण ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन को बेस बनाकर और एक बहुत ही शानदार एक्ट बनाए, जो कि आज भी इंडिया में ये एक्ट लागू है। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर दुनिया का पहला सम्मेलन कौन सा था, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये न जाने कितने बार एग्जाम से पूछे गए, ठीक है। दुनिया का पहला पर्यावरण से जुड़ा हुआ सम्मेलन कौन सा हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था, 1972। इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है यही आ जाए, जो हेडिंग्स है यही आपका क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है हर एक कह सकते हैं ये एग्जाम का, जहां पर आपका इन्वायरमेंट आपका टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग एक्ट पे आते हैं। अब देखिए यह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ, ठीक है। इंडिया में कब लागू हुआ, ये 19 नवंबर 1986 को। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। इसके पीछे जो मुख्य रीजन था, आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में मध्य प्रदेश में हुई थी ना। तो इसमें इसके बाद जो है गैस लीकेज हुआ और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भारत की राजनीति में
कह सकते थे भूचाल आ गया, ठीक है, भूचाल आ गया। और इसके बाद लगा कि नहीं एक्ट बनना चाहिए, हालांकि बनते बनते यहाँ पर देखिएगा कि 2 साल लग गए, बनते बनते भी एक्ट यहाँ पे जमीनी स्तर पे लागू होने में कितने साल लगे, 2 साल लगे। तो लेकिन फिर भी इसका तात्कालिक कारण, अगर इसका हम तात्कालिक कारण बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। अगर मुख्य बैकग्राउंड क्या था तो स्टॉकहोम सम्मेलन था, लेकिन अगर इसका तात्कालिक कारण पूछा जाएगा इस एक्ट को पारित करने का इंडिया में, तो ये 1984 का भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो इसका तात्कालिक कारण था। इसके बाद भारत, देखिए जब दुनिया में कुछ होता है ना, जैसे आपके पड़ोसी में अगर कुछ, पड़ोस में कुछ हो रहा है आपको ध्यान नहीं है उतना, लेकिन जब वही घटना आपके घर में हो जाएगा ना तब आप ज्यादा अवेयर होंगे। तो वही इंडिया के साथ ये घटना हुआ, तो इसलिए इंडिया उस पर अवेयर हुआ और ये एक्ट पारित किया गया। तो द मेन रीजन वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये तात्कालिक, मेन स्टॉकहोम सम्मेलन ही था, ये तात्कालिक कारण था जो 1984 में घटना घटित हुई थी। इसका, इस एक्ट को अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है। अम्ब्रेला कानून क्यों कहते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला कानून इसलिए कहते हैं इस एक्ट में और भी एक्ट इंक्लूड है, ठीक है, सो मैनी एक्ट यहाँ पर इंक्लूड है, अम्ब्रेला कानून कहते हैं। इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। क्यों, इसके अंदर और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसको कि इंक्लूड किया गया है, क्योंकि पर्यावरण का जो डेफिनेशन हमने देखा है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, सिर्फ एयर नहीं होता है, सिर्फ वाटर नहीं होता है हमारा, सिर्फ सॉइल नहीं होता है, बल्कि आसपास की सभी चीजें पर्यावरण में शामिल होती है। अगर कोई पशु पक्षी को भी अगर मारते हैं ना तो वो भी आपका पर्यावरण का ही एक पार्ट है, उसमें भी आपका इसी एक्ट का जो सब एक्ट है वो आप पे लागू होगा और आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा। आप अगर नदी के जल को, है ना, या कोई जो कुछ भी ऐसा काम जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो, वो सभी को अलग अलग एक्ट के माध्यम से इसी में इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, इसमें कितनी धाराएं हैं ये पूछा जाता है, किस मेन किस धारा में यानी किस आर्टिकल में क्या क्या है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो उद्देश्य क्या है, पहला अज्ञान है पर्यावरण से जुड़ा है तो पर्यावरण की रक्षा करना है, प्रदूषण की रोकथाम करना है और सुधार भी करना है। पहला पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण अगर प्रदूषित हो गया है तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे, पहला ये है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण हो ही नहीं, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे, दूसरा ये है। तीसरा है अगर हो गया प्रदूषण तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। ये इसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्रोटेक्शन है, तीसरा आपका प्रिवेंशन है और दूसरा प्रिवेंशन, तीसरा हो गया इंप्रूवमेंट। पहला हम बचाएंगे, इसके बाद अगर प्रदूषित हो गया है तो कैसे उसको हम उसके पहले उसको रोक लें और फिर इंप्रूवमेंट, हम उसको सुधार कैसे करेंगे। इस अधिनियम में टोटल 26 आर्टिकल है, 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय है। तो ये जो एक्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें कितनी धाराएं हैं, 26 और 4 यहाँ पर चैप्टर्स है। दिस एक्ट कंटेन्स 26 सेक्शंस एंड 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स है यहाँ पे और 26 सेक्शंस है, यानी धारा कितना है, 26 है, 26 है। अब किस धारा में क्या क्या चीज है वो भी कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है, क्योंकि 26 जितना दिया सबको आपको रटना नहीं है, ठीक है, सभी को आपको यहाँ पर रटना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्या कहता है हमारा, धारा 2 क्या कहता है, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, डेफिनेशन है। यहाँ पे आर्टिकल 2 या सेक्शन 2 में क्या है, परिभाषा है, डिफिनेशन दिया गया किसका किसका, पर्यावरण क्या है, प्रदूषक कौन है और पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। इन तीनों का परिभाषा दिया है, पर्यावरण का डिटेल में डिफिनेशन दिया है। प्रदूषक यानी जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है, उसको प्रदूषक कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं, तो उनका डिफिनेशन है। और पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा, आखिर प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है इसको हम किस प्रकार मानेंगे, इस डिफिनेशन के अनुसार। डिफाइंस इन्वायरमेंट, पोल्यूटेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन तीनों का डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 3 में केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार हेतु शक्तियां, केंद्र सरकार को पावर दिया गया है, आप पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आपको जो आवश्यक कदम उठाना चाहिए, आपको लगता है ये कदम उठाना चाहिए, आप उठाइए, ये केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। इंपावर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी
केंद्र सरकार को जो शक्ति मिलती है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, उनको जो अधिकार मिले हैं वो आर्टिकल 3 के तहत यानी सेक्शन 3 के तहत धारा 3 के तहत ये उनको अधिकार मिला हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, किस सेक्शन के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, इस अधिनियम के किस सेक्शन के तहत? तो इस अधिनियम का सेक्शन जो आपका कौन सा है? सेक्शन 3 है। वैसे अगर हम इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां आपको पता है कि यहाँ 2 है जो हमारा आर्टिकल है संविधान का, यहाँ काम करता है। पहला आर्टिकल 51 पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय जो भी संधियां हैं उसको अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करेंगे, और जो 48A है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो भी यहाँ पे आपका वो भी इस एक्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉलिटी का विषय नहीं है, हम इस अधिनियम की धारा पर बात करते हैं। तो धारा 3 जो है केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद प्राधिकरणों की नियुक्ति, केंद्र सरकार इसके लिए प्राधिकरण यानी अथॉरिटी भी बना सकती है। जिस प्रकार आप नाम सुने होंगे एनजीटी का, एनजीटी बनाया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनजीटी बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और काफी ज्यादा उनको ऑटोनोमस बॉडी की तरफ दर्जा दिया गया है, काफी ज्यादा पावर है उनको एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली सरकार पर, जो केजरीवाल की सरकार थी, उस पे 4 करोड़ का जुर्माना लगाया था एनजीटी ने। तो एनजीटी क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन पर वो जो ध्यान नहीं दे रही थी उसको लेकर। तो प्राधिकरण की नियुक्ति भी ये अधिनियम के तहत सरकारों को अधिकार मिलता है, और इस प्राधिकरण के वाले अधिकार के तहत ही एनजीटी जैसे संस्थानों की स्थापना हुई है। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी पर्यावरण प्रदूषण अगर आप कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे आप अगर रोकथाम नहीं लगाते सरकार है, तो वहां पर प्राधिकरण जो है ना, जो कि ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है, सरकार पर पनिशमेंट भी लगाती है, आवश्यक दंड भी देती है, काम पर रोक भी लगाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन सा प्राधिकरण बना सकते हैं, तो आपका एनजीटी बना है जो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी प्राधिकरण की नियुक्ति, अथॉरिटीज की नियुक्ति किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत होती है? तो सेक्शन 4 के तहत नियुक्ति करती है। अब सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? उद्योग संस्थानों को बंद, नियंत्रित या विनियमित करने की शक्ति। सेक्शन 5 क्या कहता है? पावर टू रिस्ट्रिक्ट, रेगुलेट और क्लोज इंडस्ट्री ऑपरेशंस। अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री है जहां पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है और आसपास के इलाके वाले, आसपास के लोग अगर कंप्लेन करते हैं, तो जो स्वतंत्र अथॉरिटीज हैं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, वो अगर उसको जांच करती और सही पाती है, तो फिर उस इंडस्ट्री को बंद करने का भी राइट है, उसको कम करने के लिए उपाय करने का भी सुझाव दे सकती है, या फिर उसको नए सिरे से फिर से उसको इंडस्ट्री को विनियमित करने का भी शक्ति है। मान लीजिए आपके आसपास में कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसका चिमनी छोटा है, बहुत ज्यादा वहां पे धुआं वगैरह निकलता है, आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप शिकायत कीजिए, फिर उसका चेक होगा यहाँ का एयर का क्या स्थिति है, ठीक है, किस प्रकार यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, तो उसके लिए वो यहाँ उसके बंद भी कर सकती है, उस इंडस्ट्री को बंद भी कर सकती है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बंद हुए भी हैं। तो ये आप कौन सा राइट है, ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 5 के तहत ये राइट यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 6 में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण हेतु मानक और नियम बनाने की शक्ति। पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए उसका जो स्टैंडर्ड होता है ना, रूल्स होता है, उसको बनाने का शक्ति दिया गया है सेक्शन 6 के तहत, धारा 6 के तहत। पावर टू मेक रूल्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सेक्शन से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा ना, आप बस यही सब में आएगा, बहुत ज्यादा आपको 26 तक नहीं जाना है, जो मैं करा रहा हूं उसको देख लीजिए, आपको बहुत एक एक सेक्शन को देखने का जरूरत नहीं है। अब धारा 7 क्या कहता है उसको देखिए। सेक्शन 7, कोई भी व्यक्ति उद्योग प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या उद्योग, अगर ऐसा है, मान लीजिए कि व्यक्ति का बात करता है, जैसे आप अगर किसी को स्मोकिंग करने का आदत है, आप पब्लिक प्लेस में जाके 10 लोग बैठे वहां जाके स्मोकिंग कीजिएगा, तो वो इस रूल्स के खिलाफ है, आप इस रूल्स के तहत आपको सजा दी जाएगी। अगर कोई कंप्लेन कर देता है कि नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, मेरे सामने वो फूक रहा है ना,
स्मोकिंग करके फूक रहा है तो इस पर आपका पनिशमेंट लगेगा, आप पे केस हो जाएगा। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, देखिए सेक्शन 7 क्या, कोई भी व्यक्ति या उद्योग प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। आप प्रदूषक का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये एक्ट का वायलेशन है, इसके लिए आपको सजा भी दी जाएगी। क्या सजा है वो अभी नीचे बात करेंगे। सेक्शन 7 क्या, नो पर्सन, किसी पर्सन को भी अधिकार नहीं है और ना ही किसी इंडस्ट्री को शैल डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स इनटू एनवायरनमेंट, यानी आपको वातावरण में कोई भी प्रदूषक छोड़ने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 8 क्या कहता है, हानिकारक पदार्थों का सुरक्षित प्रबंधन। अगर कोई इंडस्ट्री हानिकारक चीजों को का उत्सर्जन तो करती है हर एक इंडस्ट्री, तो उसका कह सकते अच्छे से प्रबंधन हो, ठीक है, उसको अच्छे से निपटाएं, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसको फिर ढक दें, ये पूरा प्लानिंग करना। अगर आपके वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो आप उस अनुपात में पौधे लगाएं। जितने भी आप देखते होंगे आजकल ये पेड़ पौधे जो कटिंग हो जाते हैं जब नेशनल हाईवे वगैरह बनता है, अब अभी पूरा उसका जो बजट बनता है ना, उसका जो कॉस्टिंग होता है रोड बनने का, जो हाईवे वगैरह आप देखेंगे साइड में प्लांट भी लगाया जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत उसको कहा गया कि आप जितने पेड़ पौधों को काट रहे हैं इस रोड को बनाने के समय में, आपको जितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी भरपाई के लिए आपको सुरक्षित प्रबंध करना होगा। यानी वो पौधे लगाते हैं, वो भी उसका जो एस्टिमेट बनता है ना रोड बनने का, उस एस्टिमेट में आता है कि नहीं 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे इस हाईवे में, और लगाया जाता है। अभी उसी तरह का प्रबंध हो रहा है आजकल, पूरा पर्यावरण के प्रति हर एक डिपार्टमेंट हमारा सचेत है, ठीक है। अगर आप देखें कहीं भी रोड बनता है, वो रोड के साथ साथ प्लांटेशन भी होते जाता है, या तो आजकल बीच में भी प्लांटेशन हो रहा है, दोनों साइड आपका रोड रहता है। ये सब क्या है, ये सब एक्ट का ही कमाल है। तो धारा 8 क्या कहता है, हानिकारक पदार्थों का सुरक्षित प्रबंधन। अगर आप हानिकारक पदार्थ निकालते, मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, चिमनी आपका छोटा है, तो नीचे प्रभावित करते, चिमनी इतना लंबा रखिए सीधे उसका धुआं ऊपर चले जाए, यानी उसका उचित प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 8 कहता है, सेक्शन 8 कहता है। अब चलिए सेक्शन 10 पे चलते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है, निरीक्षण और नमूना लेने की शक्ति। सेक्शन 10 कहता है पावर टू ऑफ एंट्री, इंस्पेक्शन एंड सैंपल कलेक्शन। जो अधिकारी होंगे इस एक्ट से जुड़े हुए, वो आकर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति के पास जो इस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं, तो उनका यहाँ पर टेस्टिंग लिया सकता है, नमूना ले सकता है। आप नहीं कर सकते नमूना नहीं देंगे, उसको निरीक्षण करने का राइट है, निरीक्षण कर सकता है वो जो अधिकारी है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपका सेक्शन 11 क्या कहता है, परीक्षण और विश्लेषण की प्रक्रिया। सेक्शन 11 कहता है प्रोसीड्यूर फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, प्रोसीड्यूर फॉर टेस्टिंग एनालिसिस, यानी जब परीक्षण ले लिया तो उसको फिर विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, जांच करेगा, ये भी उनको राइट है धारा 11 के तहत। तो किस धारा में क्या है, आप ये देखिए इंपॉर्टेंट, मैं अभी बता दूं आपको। आर्टिकल जो आपका सेक्शन 15 है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि आर्टिकल यानी सेक्शन 15 क्या कहता है, उल्लंघन पर दंड 5 वर्ष कारावास या 1 लाख जुर्माना। अगर आप इस एक्ट के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं, आप पर 5 लाख का जुर्माना, सॉरी 1 लाख का जुर्माना या 5 साल का सजा दी जा सकता है। अगर आप 5 साल सजा पा लेते हैं और आप उसको बोलते हैं सजा ही सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 1 लाख देकर आप निकल सकते हैं। तो देखिए अधिकतर जो सरकारी संस्थान होते हैं वो इसी का फायदा उठाती है, ठीक है। मान ले रेलवे पे जुर्माना लगा, आपने प्रदूषण फैलाया, चलिए आप पे 20 लाख का जुर्माना लगा, तो रेलवे का किसी का स्टेशन मास्टर का पैसा लग रहा है, लोको पायलट का लग रहा नहीं लग रहा है, किसका लग रहा है, सरकार का ही पैसा, रेलवे का जो कमाई है उसी से चल जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री वाले को अगर दिया जाता है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को वहां उसको घाटा होता है, गवर्नमेंट वाले तो हमारे ही पैसे को देते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन प्रोविजंस है कि ये वाला प्रोविजंस को आई थिंक हटा ही दे तो ठीक है, ठीक है, हटा ही दे तो ठीक है, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो जिनके पास पैसा है इसका यूज करके वो दुरुपयोग करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। अगर ये नहीं रहेगा, सिर्फ कारावास की रहेगा, मान ली अगर अंबानी की कोई कंपनी बहुत पॉल्यूशन फैलाती है और वह सही पाया जाता है तो उसको 5 साल जेल में डालिए। अगला कोई भी कंपनी का जो भी मालिक है, जो भी कह सकते हैं इस प्रकार बिजनेसमैन है, वो आगे इन चीजों को बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे, है ना, लेकिन ये पैसे के चक्कर में बच जाते हैं। अब धारा 16, ये वाला याद रखिएगा, किस धारा में दंड का प्रावधान है, तो धारा 15 में। धारा 16 कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाती है, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ कंपनी। यहाँ पर धारा 16 के तहत कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाती है कि पॉल्यूशन
नहीं फैलना चाहिए। अगर पॉल्यूशन फैल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो आवश्यक काम आपको लिखित रूप से वहां देना होता है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें कि ये सारा काम कर रहे हैं, अपना दायित्व को निभा रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है, हम उसको कंट्रोल के लिए भी ये उपाय करें, ये उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाती है कंपनी की। तो ये किस धारा के तहत, तो धारा 16 के तहत, सेक्शन 16 के तहत ये प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। अब सेक्शन 17 को देखते हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 है आपका, सेक्शन 17 तो सेक्शन 17 सरकारी विभागों की भी जिम्मेदारी, ये नहीं कोई कंपनी का ही जिम्मेदारी। अगर सरकार का ही कोई अंग है, जिसे मैंने कहा मान लो रेलवे मिनिस्ट्री है, वो सरकार का ही है। ऐसा नहीं कि सरकारी है तो उस पर अब पनिशमेंट नहीं लगेगा, उसको पेनल्टी नहीं लगेगा, सरकारी पर भी लगेगा। अभी हाल ही में रेलवे पर भी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह रेलवे के बगल में अभी कोयला डंपिंग होता है। ठीक है, कोयले का वहां से कर सकते हैं, कोयले को उतारा जाता है, फिर उसको लोड किया जाता है मालगाड़ी पे। इसकी वजह से आसपास का वातावरण में जो धूल कण है ना, वो फैल जाता है। इसके कारण भी अभी न्यूज में आपने देखा होगा, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर रेलवे ने, जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, वहां पर उसको ये किया, एनजीटी ने रेलवे पर फाइन लगाया, और फाइन करोड़ों में लगाया, और ये पैसा उनको देना पड़ा, एनजीटी को देना पड़ा। ठीक है, यानी सरकार का एक जगह से पैसा दूसरी जगह गया, लेकिन इससे बदनामी हुआ, उस विभाग की बदनामी हुई। उस विभाग को जब आगे भी कोई काम करना होगा तो उसको पूरा ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण हम ना फैलाएं। ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। यानी कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, यानी रूल्स इज रूल्स, सबके लिए रूल्स बराबर है, क्या प्राइवेट हो क्या गवर्नमेंट हो। इस अधिनियम के तहत अनेक उपनियम भी बनाए गए, जैसे मैंने कहा पहले ही, अनेक छोटे छोटे नियम भी इंक्लूड किए गए, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। देखिए कौन कौन सा एक्ट है आपका, हजार्डस वेस्ट रूल्स इसी में शामिल है, इसी का अंग है। इसके बाद आपका देखिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, ये छोटे छोटे एक्ट हैं, इसी के तहत शामिल है। इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट करने के पीछे रीजन है कि और भी छोटे छोटे एक्ट यहाँ पर इसी एक्ट के तहत सम्मिलित कर दिए गए हैं। यह अधिनियम वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु सभी की रक्षा करता है। यह एक्ट, जैसे मैंने कहा पर्यावरण का डेफिनेशन में सिर्फ वायु, जल या हमारा जमीन, भूमि ही नहीं है, बल्कि आसपास की सभी चीजें, सभी जीव जंतु, ठीक है, सभी चीजें शामिल हैं। इसीलिए इस एक्ट में उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया, चाहे वायु हो, आपका जल हो, वायु, जल, भूमि, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, आप किसी जीव जंतु के साथ भी गलत करते हैं तो वो भी इस एक्ट के तहत आपका शामिल है। उन सबको प्रोटेक्ट करता है। द एक्ट प्रोटेक्ट एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फाउना एल्सो, यानी यह काफी विस्तृत है, यानी कह सकते हैं यह भारत का सबसे व्यापक पर्यावरण प्रबंधन कानून है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट लॉ इन इंडिया। यह भारत का सबसे विस्तृत, सबसे व्यापक, सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे मेन कानून है, मुख्य कानून है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। तो साथियों, आज हम लोग इस एक्ट के बारे में पढ़े, और ऐसे आराम से पढ़ना। आपको मैं बता दूं, जेट का एग्जाम अभी बहुत जल्द नहीं होने वाला, जो मेरा एक्सपीरियंस है झारखंड को लेकर, बहुत जल्द नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इसमें और भी सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाला है। आपको बता दूं, और भी सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाला है, अभी इसमें और भी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। उसके लिए फिर से फॉर्म रीओपन होगा, बता दूं। इसके बाद कुछ एज को लेकर भी इशू था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसके लिए भी फॉर्म रीओपन होगा। यानी आपका तैयारी अच्छे से होगा, आराम से कीजिए, अगबकाना नहीं है। जिस दिन लाइव क्लास नहीं भी हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान है, ठीक है, हमें भी कुछ और भी क्लासेस हैं और कुछ वर्क भी है, और मैं बताऊं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे वहां भी जाना होता है। इसकी वजह से किसी दिन लाइव क्लास नहीं भी होगा ना, मैं उस दिन रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास मैं पहले वाला डाल दूंगा, मैं आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास अलग से बनाता हूँ, उसको बना के अपलोड कर देता हूँ। ये नहीं कि पुरानी वाले हम वीडियो को डाल देंगे, वो यहाँ पे नहीं होता। जितना बैच उतना बार हम उसको नया क्लास करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। भले आपके 7 PM का जो टाइम है, हो सकता है हम 9 PM को रिकॉर्ड करें और तब अपलोड करें, लेकिन आपका जो क्लास होगा वो अप टू डेट क्लास होगा, बिल्कुल करंट जो सिचुएशन है उसके अनुसार आपका क्लास होगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए कल फिर मिलते हैं एक अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।